जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, वो अपना यहाँ पे आधिपत्य कैसे जमाने लगा और उसको आधिकारिक पत्र कब मिला, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या चीज़ मिलता था, क्या क्या बनता था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस किस तरह से यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया और कैसे कैसे लोगों को बहुत काफ़ी मात्रा में शोषण किया और किस तरह से यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया गया। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि किसके शासन काल में आया था और किसके मृत्यु के बाद जो केंद्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो केंद्रीय प्रशासन की जो सैन्य शक्ति थी, वह खत्म हो गई और फिर अंग्रेज वहां पे धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिए। इस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहे इस वीडियो से और एकदम पूरा देखिए, एकदम समझ में आएगा। अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं भी देखता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हमारे देश से, भारत देश से कितने लोग हैं और जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमको लाइक सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में कब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब स्थापित हुई और ये भी जानेंगे कि इसके लाने का उद्देश्य क्या था। और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका आधिकारिक जो पत्र था वो कब मिला और ये भी जानेंगे कि किसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ये भी जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कैसे धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया और कैसे राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस चीज के बारे में हम लोग एकदम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो एकदम वीडियो से बने रहिएगा, एकदम पूरा वॉच कीजिएगा, एकदम मजा आने वाला है। हम लोग ये भी पूरा देख लेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ दिया गया, कैसे वो कंपनी यहाँ से दुम दबा के भाग निकली। ये पूरा चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके लाने का उद्देश्य, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे शुरुआत किस उद्देश्य से हुआ था, तो व्यापार से। ये समझ लीजिए ना कि वो लोग बस इतना जानते थे कि हमें व्यापार करना है। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे चलेंगे तो शासन करेंगे, इस तरह का कोई उन लोग के दिमाग में ख्याल ही नहीं था। वो तो ख्याल यहाँ के लोगों ने उन लोगों के मन में भर दिया। तो उन लोगों का ऐसे नहीं होता है कि किसी से कोई बात कह दीजिए, अगर वो न भी करने वाला रहता है ना तो उसके मन में बार बार वो ख्याल आने लगता है और वो सोचता है कि मैं इस काम को करूं। वही था। चलिए जानेंगे आगे, सब कुछ मिलने वाला है। उसके बाद देखिए आधिकारिक पत्र कब मिला, यानी कि 31 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के माह में ही 1600 ईस्वी के दिसंबर के माह में ही अंतिम महीने में, ठीक है, दिसंबर में उसको आधिकारिक पत्र मिल गया कि आप यहाँ पे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा सकते हैं, यहाँ पे कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में भारत लाया गया। देखिए ये उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय अकबर का शासन था। किसका शासन? अकबर का शासन था। और कैसे धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिया, ये बहुत लंबा कहानी है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद कैसे राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इस चीज के बारे में हम लोग अंदर समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये है प्लासी का युद्ध। सबसे बड़ा कारण था प्लासी का युद्ध। आखिर प्लासी का युद्ध हुआ कब जानते हैं? जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और वहाँ के जो केंद्रीय प्रशासन था वो शक्तिहीन हो गया, तभी इन लोगों ने धीरे धीरे बंगाल में चढ़ाई करना शुरू कर दिया। और बंगाल में जब वहाँ पे प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 ईस्वी में, आखिर उसका कारण क्या था? देखिए वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनका एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। उसको नवाब बनने का बहुत बड़ा शौक था कि हम भी नवाब बने, लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं था, उसके चलते वो बार बार पीछे हट जाता था। लेकिन वहीं अंग्रेजों का थोड़ा सा सपोर्ट मिला
बैक से ही मिला, लेकिन बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला। उसके बाद वो क्या हो गया, सिराजुद्दौला हार गया उस युद्ध को। वहीं प्लासी का युद्ध था जिसे वो हार गया 1757 ईस्वी में। और उसके बाद वहाँ का जो नवाब बना वो था मीर जाफर। और अंग्रेज लोगों को उतना काफ़ी वो महारत हासिल उस समय नहीं हो पाई। लेकिन उसके जस्ट बाद जब 1764 ईस्वी में उन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा और जब जीत हासिल हुई, तब उन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी शुरू हुआ इस देश को गुलाम बनने का। यही है वो मीर जाफर जिसके चलते अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता को जमा पाए। और ये है शुजाउद्दौला, ठीक है, और ये है सिराजुद्दौला। ये थे प्लासी, यानी कि ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे और ये हुआ करते थे अवध के नवाब, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसका केवल एक नाम नहीं था, दो नाम ऐसे भी थे जो आप लोग नहीं सुने होइएगा। तो चलिए आज हम बता देते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम था यदाकदा जॉन कंपनी, ठीक है, यदाकदा जॉन कंपनी, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं। इसका दूसरा एक और नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज। इसका ये दूसरा नाम था। पहला नाम ये था यदाकदा जॉन कंपनी और उसके बाद द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह विख्यात हुआ। देखिए वहां पे उस कंपनी में होता क्या था, सबसे पहले तो वहां पे अफीम बनते थे। ये है अफीम, ये गोदाम में एकदम बहुत काफी मात्रा में बना कर रखा गया था। और ये है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसके बारे में और भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, व्यापारिक कंपनी थी। फिर उसके पास 1 लाख फौज कहाँ से आए थे, 1 लाख फौज की। देखिए जब भी ये कंपनी घाटा में चलती थी ना, तो वो फौज उस घाटा को वो पूरा कर देते थे, कहीं से लाके, कहीं से टैक्स वसूल के लाके वो पूरा कर देते थे। उसके बाद कंपनी की सेना अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिए। यानी कि जो भी वो 1 लाख सेना थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाके वो धीरे धीरे पूरा देश में फैल गए और कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके बाद है, देखिए जब कब्जा करना शुरू कर दिया ना, तो 1876 में एक अकाल पड़ा, बंगाल में बहुत भारी अकाल पड़ा। देखिए इस अकाल में मरने वालों की संख्या 55 लाख थी। अब वहां पे जब अकाल पड़ा हुआ था तो 55 लाख लोग मरे हुए थे। और उस समय में इन लोगों ने जो 120 सेर जो 1 रुपया में चावल मिलता था, उसको इन लोगों ने 1 रुपये में 3 सेर बेचा, यानी कि 750 ग्राम बेचा, जो बहुत काफी डिफरेंस रखता है। देख लीजिए ये लोग मरने पे मजबूर हो गए थे कि हम लोग अब जान दे दें, खाने की एक रोटी भी नहीं मिल रही है। देखिए इस तरह कंपनी लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार करती गई, बहुत काफी विस्तार लाई अपने क्षेत्र में। जो चावल देखिए यहाँ पे एकदम परमार है, जो चावल 1 रुपये का 120 सेर मिलता था, वह बंगाल के अकाल के दौरान 1 रुपये में केवल 3 सेर मिलने लगा, यानी कि 3 सेर बेचा जाने लगा। एक जूनियर अधिकारी ने इस तरह 60,000 पाउंड का लाभ कमाया। अब बहुत काफी अमाउंट होता है 60,000 पाउंड। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 वर्षों के शासन काल के दौरान 34 बार अकाल पड़ा था। बहुत काफी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 120 वर्ष के शासन काल में 34 बार अकाल पड़ना बहुत मायने रखता है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के सदन ने 1813 में थॉमस मुनरो से पूछा कि आखिर हम लोगों के कपड़ों में क्या है कि हम लोग के बनाए हुए वस्त्र मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि जो गुणवत्ता भारत के कपड़ों में है ना, वो हम लोग के कपड़ों में नहीं है। उसी समय उन लोगों ने एक फरमान जारी किया और जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जितने भी कपड़ा बनाने वाले फैक्ट्री थे, सबको जला दिया गया। और उसके बाद उन लोगों ने अपना वस्त्र बेचना शुरू कर दिया। फिर ब्रिटेन ने बने कपड़ों को लोकप्रियता बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय जितने कपड़ों के फैक्ट्री थे उन सबको जला दिया गया। और 1815 में 25 लाख पाउंड था, वहीं 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया।
बहुत बड़ा अमाउंट। डिफरेंस देखिए 25 लाख पाउंड और 48 लाख पाउंड में कितना डिफरेंस है। केवल भारतीय जो बहुत पुरानी पुरानी जो फैक्ट्रियाँ थी, जो वस्त्र कपड़े जो बनाती थी, उसको जला दिया गया। इतना कुछ करने के बाद यानी कि कहीं से हम उन लोगों ने नहीं छोड़ा और इस तरह से हमारे देश पर उन लोगों ने राज किया, गुलाम बनाया। देखिए मैंने एक बात आप लोगों को बता के गया हूँ कि यहाँ पे 120 वर्षों के शासनकाल में, यानी कि अंग्रेजों के 120 वर्ष के शासनकाल में 34 बार अकाल पड़ा था। और वो 34 बार अकाल कैसे पड़ गया था, यानी कि यहाँ पे जितने भी फसल होते थे ना, वो तो सबसे पहले यहाँ पे नील की खेती करवाते थे, उससे यहाँ पे धान गेहूँ या जो कुछ भी वो बहुत कम होने लगा था। और उसके बाद इन लोगों ने बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ से पूरा अनाज वो ढो ढो के अपने देश भेज देते थे, ताकि यहाँ के जो भी अनाज होते थे वो बहुत विटामिन युक्त होते थे और ये वहाँ पे ले आके भेज देते थे। उसके बाद यहाँ पे बचा ही क्या था, धीरे धीरे सब लूटते गए और यहाँ पे अकाल तो पड़ना स्वाभाविक था। यहाँ के लोग जान देने पे तुले हुए थे कि अब हम मर जाएंगे, अब क्या खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। हम लोग के यहाँ के लोगों के कमाया हुआ चीज़ यहीं के लोगों को नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे। देखिए इस तरह का सिचुएशन था और धीरे धीरे पुनः हमारे जो पूर्वज थे वह स्वतंत्रता के लिए लड़े, इन लोगों को दूर भगाए और इस समय चल के हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि फिर वैसा दिन देखने को न मिले और एकदम उस तरह से करते जाएं जो आगे चलकर हम भी जिस तरह से विश्व गुरु कहलाने वाला ये देश है, यहाँ पे बहुते जो जितने महापुरुष हुए हैं इसी धरती से हुए हैं, तो आगे चलकर ऐसा ही हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख के कुछ सीख लें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।